तो दिस इज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग कि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग क्या होती है और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। लाइव कॉपियां चेक करने जा रहा हूं। डायरेक्टली इन्होंने नोट से लिखा है, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। तो 4 मैंने इसके चाइल्ड बनाए जिसके फॉर्म में मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ। समटाइम्स जो अभी धीरे धीरे जैसे हम स्टेप बढ़ाएंगे तो यूपीएससी के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। तो चूंकि हम पूरे साल भर के लिए मेंटरशिप में हैं, साल भर में सीख रहे हैं, 3, 5, 7 का मतलब है मैं यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा। तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में मैं आपको मेंटरशिप के प्रोग्राम में अपने सिखाने जा रहा हूं कि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग क्या होती है और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। और मैं लाइव कॉपियां चेक करने जा रहा हूं, यानी कि मैं आपके सामने ही अपने मेंटरशिप में लाइव कॉपियां चेक कर रहा हूं कि आपकी कॉपी में क्या डिफरेंस है। तो ये कॉपियां मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं जो लगातार मुझे अपना पर्सनल मेंटर बना चुके हैं, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम मार्गदर्शन या गुरुकुलम का हिस्सा है, तो उनकी कॉपियों को मैं लाइव यहाँ पर चेक कर रहा हूँ और उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक एक करके हर स्टूडेंट का एक लगभग ब्रीफ आइडिया मैं दूंगा कि उनसे क्या गलतियां हो रही हैं, तो रियल टाइम पे आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से शुरू करते हैं। हमारी पहली कॉपी जो है, तो ये भूगोल से संबंधित जो है कॉपी है। तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर लिखा उसको आप ध्यान से देखें और इसको समझें। तो होलिस्टिक नेचर ऑफ ज्योग्राफी, द ज्योग्राफी इज डिजायर्ड ड्राइव फ्रॉम द वर्ड जियो मींस अर्थ, जो मैंने यहाँ पे लिखाया था आपको, एंड ग्राफी यानी डिस्क्रिप्शन। तो मैं ये सबसे बहुत ही अच्छा सेगमेंट है क्योंकि मैंने जो अपने नोट्स लिखाए थे, जो LWMI नोट्स, तो नोट्स में डायरेक्टली मैंने यही डिफिनेशन दिया था। तो ये स्टार्टिंग इज वेरी नाइस, ठीक है, बट इट्स ऑब्जेक्टिव इज नॉट लिमिटेड टू मेयर डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो है इससे ज्यादा है। क्या है? इट स्टडीज अर्थ सरफेस फेनोमेना एंड इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूमन एंड फिजिकल, जो है इंटरेक्शंस के बारे में बात करता है। गुड। रीजंस फॉर होलिस्टिक अप्रोच क्या है? इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, बहुत बढ़िया है। तो इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी के इंटरेक्शंस करता है। कैजुअल एनालिसिस के बारे में बात करता है। हमारा ये भी जो है वो एक आंसर हमारा चल रहा है, लैंडस्केप प्रोसेस के बारे में बात करता है। सो हेडिंग्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो आंसर इज नॉट ओनली वेयर बट ऑल्सो वाई एंड हाउ। तो यहां पर हम लोग डिफिनीशन फॉर्म में भी रख सकते थे, इसको थोड़ा सा और इजी कर सकते थे और आसान इसको हम लोग कर सकते थे और हम इस रूप में इसको लेकर चल सकते थे। चलिए, तो लैंडस्केप प्रोसेसेस के बारे में, तो ये डायरेक्टली इन्होंने नोट से लिखा एंड दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कीप इट सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन्होंने वहां से इसको किया है। तो एक सब में हमारे लिए कंक्लूजन इन्होंने लिखा, ज्योग्राफी इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक साइंस दैट कनेक्ट अर्थ फेनोमेना, सरफेस, लोकेशन एंड ह्यूमंस। वेरी नाइस। तो कंक्लूजन बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, यहां पर बहुत अच्छा, लेकिन वैसा मैंने बताया था, अब हमें करना क्या होगा। आपने इसका अगला भी क्वेश्चन, मैंने कल 5 क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क में, लेकिन अभी मुझे आंसर राइटिंग में आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे आंसर राइटिंग में 360 एनालिसिस चाहिए। 360 एनालिसिस यानी मैं चाहता हूं कि आप जो लीनियर वे में लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखें, सपना, पूजा, अमरेंद्र, जो भी नईम, जितने भी बच्चे यहां पर आ गए, मैं चाहता हूं कि शुरुआती दौर में आप थॉट प्रोसेस लिखते जाए, इसको थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व करें, थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व करें, यानी 360 एनालिसिस के बारे में जाएं। जैसे आपने जो हेडिंग डाली है, तो हम इसको व्हाट, इन सब पॉइंट्स में भी हम लिख सकते हैं, या हम इनको दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 360 एनालिसिस में कोई भी मेरा टॉपिक है कि ज्योग्राफी इज लाइक दैट, तो फर्स्ट वन दैट इज माय की अप्रोच, इसको हमारा बोलेगा की अप्रोच क्या है हमारा। तो की अप्रोच में मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पूरे आंसर को 4 पार्ट में, यानी इसके 4 चाइल्ड के बेसिस पे मैं ड्राइव करूंगा। तो 4 मैंने इसके चाइल्ड बनाए जिसके फॉर्म में मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं। अब 4 चाइल्ड में मैंने देखा कि भाई ज्योग्राफी क्या, तो फर्स्ट वन इज मेरा डिफिनीशन हुआ, सेकंड वन इज रीजन हुआ, या मेरा क्लासिफिकेशन हुआ कि भूगोल कितने हिस्सों में, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लैंडस्केप डेवलपमेंट, तो मैंने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पे बात कर लिया, रीजन पे बात कर लिया, हमने प्रोसेस पे भी बात कर सकते हैं हम लोग, इस पर हम चले जाते हैं। फिर इसके बाद मैं चाहता हूं कि अभी कुछ समय, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि जब मैं LWMI नोट सिखा रहा था मेंटरशिप में, तो वहां पर मैंने आपको बताया कॉग्निटिव लोड से अभी हमें बचना है। कॉग्निटिव लोड हमारा क्या करता है, हमें जो है थिंकिंग के मॉड्यूल को बदल देता है। तो हमें यह करना है कि हमें 4 to 5, कोशिश करिएगा कि 5 ब्रांचेस में सबसे पहले, पूजा या सपना, जितने भी लोग हैं मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर आपने लिखा है, बट दिस क्वेश्चन वाज टू इजी। समटाइम्स जो अभी धीरे धीरे जैसे हम स्टेप बढ़ाएंगे तो यूपीएससी के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। ऐसे में धीरे धीरे कॉग्निटिव लोड आपका बढ़ता चला जाएगा। सो चूंकि हम पूरे साल भर के लिए मेंटरशिप में हैं, साल भर में सीख रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम धीरे धीरे इसको मल्टी डायमेंशन अप्रोच में लेके चलेंगे। यानी आई विल स्टार्ट 3, मैं यहां पे फिर से देख रहा हूं, लिख लीजिए 3, 5, 7,
3 5 7 3 ब्रांच यानी 3 चाइल्ड, इसको हम लोग जो बोलते हैं चाइल्ड, ये हमारा ब्रांचेस हो गए, चाइल्ड हो गए। तो 3 5 और 7 इस वे में हम इसको तैयार करेंगे। एग्जाम टाइम में आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा ये 3 5 7 क्या है। तो 3 5 और 7, तो आप पहले नजर में क्या करेंगे कि मुझे पूरे आंसर को कौन सी 3 ब्रांच या कौन सी 5 ब्रांच में कन्वर्ट करना है। यह बहुत लंबा आंसर है 250 वर्ड का, तो मुझे कौन सी 7 ब्रांच में कन्वर्ट करना है। यानी मैं इसको चाहता हूं कि अगले 90 दिनों के लिए जब हम सीख रहे हैं तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज में कन्वर्ट हो, दैट कन्वर्ट इनटू ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहां पर आ गए 3। अब हमें जो है, जब हम डिफिनीशन में जा रहे हैं या हम रीजंस में जा रहे हैं, सो दिस विल बी 2 और 3, 2 और 3 के अंदर ही हमें इसकी सिबलिंग्स क्रिएट करनी है। हमें इसके बारे में डिफिनीशन को फिक्स करना है, कितने में, 2 और 3 के अंदर हमें ये डिसिप्लिन रखना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे एक तो हमारी थिंकिंग डिसिप्लिन क्रिएट होगा, दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है हम किसी टॉपिक पे कितने डायमेंशन सोच पा रहे हैं। ध्यान ये रहे कि कोई भी चाइल्ड यानी कि कोई भी जो इसमें ब्रांच है वो रिप्लिकेट ना हो, यानी एक ही बात के अलग अलग, वो अलग अलग सेगमेंट होने चाहिए। जैसे मैंने यहां पर पहले ब्रांच को दिखाया डिफिनीशन, जरूरी नहीं कि हर जगह डिफिनीशन हो। यू कैन स्टार्ट विद द रीजंस आल्सो। ये हो गया कारण यानी रीजन, ठीक है, तो कारण अलग हो गया। ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण हो गया। इसी तरह हो सकता है ऐतिहासिक घटनाक्रम यानी कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है, तो यानी कि ऐतिहासिक रूप से ये कैसे अलग है। तो मैं जब ये 5 ब्रांच रखूंगा, तो मैं या 3 ब्रांच रख रहा हूं या 7 ब्रांच रख रहा हूं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 3 या 5 बिल्कुल पृथक होने चाहिए, बिल्कुल अलग होने चाहिए। क्लियर है। इसी तरह से जब मैं सिबलिंग्स, तो ये मान लो मैंने प्रोसेस को 3 पार्ट में तोड़ा, ठीक है, 3 2 या 3 याद रखिएगा। तो 2 या 3 में मैं इसको क्या करूंगा, बहुत ध्यान से इसको समझिए, ये तीनों 3 डायमेंशन कवर करने चाहिए, राइट। आगे जरूरत होगी तो हम इसके 2 और चाइल्ड सिबलिंग्स के भी चाइल्ड क्रिएट करेंगे, बट दैट फ्लो शुड बी मेंटेन फॉर द नेक्स्ट 90 days इन माय आंसर राइटिंग क्लास। तो मैं, जैसे मैंने अभी सबकी कॉपियां मैं देखता जा रहा हूं, यहां तक आप सभी ने लिख लिया, आरती, सपना, अमरेंद्र, सबने बहुत अच्छा आंसर लिखा, बट आई वांट टू मेक यू टू थिंक इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर, बिकॉज क्यों, आंसर राइटिंग और एस्से राइटिंग दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूं, और दोनों मतलब मैं आपको, जैसे अभी आप, मैं 3 5 7, ये जब एस्से राइटिंग में जाओगे तो ये 12 15 या 17 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एस्से बहुत बड़े बड़े 1200 वर्ड तक का जाता है, तो ये 12 ब्रांचेस, 15 ब्रांचेस, 17 ब्रांचेस में कन्वर्ट होगा। सो मैं एस्से राइटिंग और आंसर राइटिंग दोनों को एक ही अलाइन में लेकर चल रहा हूं, तो हम आगे जो काम करेंगे हम इसी वे में चलेंगे। अब यहां पर इन्होंने आंसर लिखा, मैं क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द जियोफिजिकल स्टडीज इन डेली लाइफ। तो जियोग्राफिकल स्टडीज का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल शो सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट आर फिजिकल लैंडस्केप, जो कि उसका एक पार्ट है। अब इन्होंने डेली लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस लिखी है। अब इसी इंपॉर्टेंस को, चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम देता हूं, भूगोल का डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस, भूगोल का डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब जो इन्होंने लीनियर लिखा है, मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा कि इन्होंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। अब एक काम करते हैं, भूगोल का दैनिक जीवन में, भूगोल का दैनिक जीवन में अब हम क्या करते हैं, इसमें हम चाइल्ड डेवलप करते हैं और इसमें हम सिबलिंग्स करते हैं। चलो पूजा तुम भी शुरू करो। भूगोल का दैनिक जीवन में महत्व देखते हैं कि अगर हम 360 मेथड में आंसर थिंकिंग करते हैं, 360 मेथड में थिंकिंग करते हैं भूगोल का दैनिक, तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब हम इसको जो है वो मल्टी डायमेंशन लेके चलते हैं, तो आप देखिए कि कितना जो है इसमें तुम डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो। चलो सोचते हैं, तो भूगोल का दैनिक जीवन में महत्व। अब हो सकता है कि पूजा दोबारा तुम लिखो, तो पहले क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे मुझे 3 मेन ब्रांच में लिखना है या 5 मेन ब्रांच में लिखना है। 1 2 3 4 5, मान लो 5 में लिख रहे हैं या 3 में लिख रहे हैं, ये पांचों अलग अलग होने चाहिए। तो महत्व क्या होता है, जैसे आपका किसी के जीवन में महत्व, तो आप किसी के भाई भी हो सकते हैं, आप किसी के गुरु भी हो सकते हैं, आप किसी के पति या पत्नी भी हो सकते हैं, आप किसी के जीवन में आप जो है वो कहीं कहीं एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं।
अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपका जो महत्व है, मान लीजिए आप किसी के भाई बहन हैं, तो आपका होता है कि आप एक इमोशनल जो है सेगमेंट में आप उसके साथ जुड़ते हैं। आप किसी के एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, तो वहां पर आप क्या देखते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि आप उसके लिए जॉब करते हैं या वो आपको इसके बदले सैलरी देता है। इसी तरह से अगला जो सेगमेंट हमारा इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आप किसी के लिए क्या जो भूमिका अदा कर पा रहे हैं, क्या चीजें जो है आप कर पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबकी लाइफ में आपकी अलग अलग, वो आप किसी के पालक हैं, किसी का आप स्कूल का खर्चा उठा रहे हैं, किसी से आप पैसे मांग रहे हैं, किसी के आप पुत्र या पुत्री हैं तो पढ़ाई के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो जैसे आपका रोल सभी के जीवन में अलग अलग है, वैसे ही भूमिका शब्द को, इंपॉर्टेंट शब्द को आपको समझना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी में बहुत बढ़िया, शाबाश। जो सबसे पहले मैं कुसुम से चाहूंगा, कुसुम नहीं समझ में आया फिर पूछो मेरे से, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप बार बार उसको पूछोगे, मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर गए, हमने जो है इन दैट केस 360 एनालिसिस किया, इंपॉर्टेंस पे हम बात कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ बेसिक हम इकोनॉमिक्स में इसको क्या कर सकते हैं, इन केस ऑफ हमारी हिस्ट्री से क्या संबंध है। एक मेंस का क्वेश्चन आया था 3-4 साल पहले कि जो भूगोल होता है वो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को गवर्न करता है, उसको परिभाषित करता है। ठीक है, इसी तरीके से हम और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जा सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम जा सकते हैं, कहां कहां क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिर हम जब इकोनॉमिक में जाएंगे तो मिनरल्स, अब हमारा क्या हो गया, ये जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक जो हम बात कर रहे हैं इसके इंपॉर्टेंस को लेकर भूगोल में, तो ये हो गया तुम्हारा चाइल्ड, याद रखो इसको, ये इसकी ब्रांच हो गई या चाइल्ड हो गया, शाखा हो गई, जैसे पेड़ की शाखाएं। तो फिर मुख्य शाखा के साथ छोटी छोटी टहनियां होती हैं। तो हम इकोनॉमिक्स में मान लो हमने 3 कहा, तो मिनरल्स यानी कि खनिज हो गया पहला इकोनॉमिक में। फिर आज हमने डिस्कस किया था कि भाई इंडस्ट्री, कहां पर हमारा उद्योग लगेगा, कहां पर हमारी सिटीज डेवलप होंगी, या हम इकोनॉमिक्स में और भी देख सकते हैं कहां पर हमारी मृदा होगी जिस पर हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे, एग्रीकल्चर हो गया हमारा। तो हम ये 3 हमने सिबलिंग इस पे क्रिएट किया। कुसुम बताओ समझ में आ रहा है। इसी तरह इतिहास में गए तो प्राचीन समय में दर्रों से होते हुए, ठीक है, इसके बाद व्यापार मार्ग होते थे हमारे, आज ही हमने मगध के बारे में बात की, व्यापार मार्ग हमारा होता था, दर्रे होते थे तो आक्रमण यहां से होते थे। इसी प्रकार जैसे पानीपत या तमाम युद्ध के मैदान। आज की यूपीएससी की तैयारी में मेंटरशिप यानी पर्सनल मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मैं कैसे पढ़ता हूं, मेरा टाइम टेबल क्या है, मुझे रिवीजन कब करना है, रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, कौन देगा सॉल्यूशन, आपका मेंटर। मैं निकलवा कर रहूंगा आपका यूपीएससी। आप मुझे बनाइए अपना पर्सनल मेंटर, जहां पर ये सारी चीजें टाइम टेबल से लेकर हर चीज, चाहे वो प्रीलिम्स कैसे निकालना है, मेंस की आंसर राइटिंग क्या होगी, कैसे रिवीजन करना है, कैसे करंट अफेयर्स तैयार करना है, और अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए। मेंटर असिस्टेंट का फायदा उठाइए, अपने आप को डिसिप्लिन करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप क्या है और कैसे आपको ये सफलता की तरफ लेकर जा सकता है, तो देर मत करिए, दिए गए नंबर पर कॉल करिए और अधिक जानकारी लेना शुरू करिए। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग। तो सुबह बताया था कॉग्निटिव लोड हमें नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में आपको एनएलपी बेस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया, उसका पीडीएफ दे दिया, कल दिया तो था सबको पीडीएफ, कई लोगों ने कहा हमने देख देख के लिख लिया। तो पूरे दुनिया में, पूरे भारत में ही मेंटरशिप के नाम पर यही हो रहा है, कोई सिखा नहीं रहा है कि ब्रेन को कैसे सीखें। तो आप मुझे बताओ, क्या एग्जाम में आपको पीडीएफ ले जाने देंगे? क्या आप आंसर जो रट के जाओगे वही एग्जाम में आएगा? कोई गारंटी है? वहां तो बहुत नए तरह के प्रश्न आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इस चीज को सीखोगे तो आगे होगा। अब जैसे मान लो मानव भूगोल की बात करें कुसुम, तो क्या होगा यहां पर, जल्दी बताओ। अब देखो, सोचोगे, बहुत अच्छा आंसर लिखोगे, टेंशन ना लो। उजांग सर ने एकदम कर दिया कि मैंने उंगली पकड़ ली है मेरी, मैं यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा। बोल दिया तो बोल दिया, टेंशन नहीं लेने का। तो मानव भूगोल में मानव क्या काम करता है? मानव का एक सांस्कृतिक भूगोल होता है, कल्चरल ज्योग्राफी होता है। ग्रामीण भूगोल होता है उसका, ग्रामीण अधिवास हो गया, शहरी, इसी प्रकार की उसकी आर्थिक गतिविधियां, इसी प्रकार मानव पर्यावरण संबंध, भूगोल ही पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। पर्यावरण में जलवायु, आज सुबह क्या सिखाया था? अनुकूलता, एडेप्टेशन। अब कई लोगों को अचानक से याद आ रहा होगा, याद आ रहा है
तो अब सवाल ये है कि जब हम इसको बात कर रहे हैं तो जब हमें ये लिखते समय क्यों नहीं याद आ रहा है, तभी तो आज बहुत रिलैक्स हो, लेकिन जब हम बहुत प्रेशर में ये काम करेंगे तो हमें ये याद नहीं आएगा। मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका दिमाग। अच्छा मुझे एक बात बताओ कुसुम, या बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, सपना, ज्योति, अगर मेरे सामने ये सारे पॉइंट लिखे हैं कि भूगोल का आर्थिक भूगोल से संबंध है, ऐतिहासिक से इतिहास से संबंध है, मानव भूगोल से संबंध है, पर्यावरण से संबंध है, अब मान लो तुम्हारे सामने ये पॉइंट है, क्या तुम इसको देखकर एक लाइन में जैसे लिखा था भूगोल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भूगोल में जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत खनिजों की जानकारी पता चलती है, हमें जो है वो तमाम तरह की मृदाओं के बारे में, हमें कृषि के बारे में, शहरों के बारे में, हमें जो है वो क्या होता है पता चलता है, उद्योग हमारे कहां पनपेंगे इसके बारे में पता चलता है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, ये इसको बोलते हैं कीवर्ड्स, क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स, जो अभी यूपीएससी के चेयरमैन ने कहा, मैंने हमेशा कहा यूपीएससी की कॉपी कीवर्ड्स पे चेक की जाती है, यानी आपके आंसर में ये वर्ड्स होने चाहिए, वो किसी भी रूप में लिखे जाएं, पहले लिखे जाएं, बाद में लिखे जाएं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक थॉट प्रोसेस जनरेट किया। आप लोग जहां मेंटरशिप में जुड़ते हैं जब कहीं भी, तो वहां वही पीडीएफ, इसीलिए कल मैंने पीडीएफ दिया था, क्वेश्चन दिया था, आंसर दिया था, मैं ये दिखाना चाहता था वो और ओरिजिनल थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम लोग जो अगले 90 डेज, इसको लिख लो, 90 डेज हम लीनियर वे में आंसर नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना है, अपना कॉग्निटिव लोड कम करना है। जिसको नहीं पता वो मेरी सुबह की क्लास देखे, आपको पता है कि मैं ज्योग्राफी फ्री पढ़ा रहा हूं, फ्री। मेरे औजांक आईएएस के जितने भी बच्चे हैं वहां पर ओपनली मैं सबको ट्रेनिंग दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं। एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हैं, टॉपिक भी पढ़ा रहा हूं, उसके क्वेश्चन भी करा रहा हूं, आंसर राइटिंग भी करा रहा हूं। परफेक्टली रेडी होना है, यही मेरी मेंटरशिप कार्यक्रम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जो मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट है वो आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं और वो टेस्ट भी दे रहे हैं कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना इन द लास्ट, वो मेरा टॉपिक, मैं उसका मास्टर होना चाहता हूं, मुझे उसका मास्टर होना है। और हर, जैसे आज मैंने नोट्स बनाना सिखाया, LWMI नोट्स कैसे, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो वाकई में 1 साल के अंदर आपको सुपर स्टूडेंट में कन्वर्ट कर देगा, और वो भरोसा है। तो 90 डेज अब हमें इसी तरीके से कीवर्ड्स के बाद अब हमें सोचना है। मान लो मेरे पास केवल 3 ब्रांच है, सो आई विल डिसाइड विच वन इज द बेस्ट वन, कि हम यहां और यहां 3 कौन से सबसे टॉप पे रखें, या 5 रखना है तो कौन से हम ब्रांच के जिसके आगे हम सिबलिंग्स क्रिएट कर सकें, तो वो हम चीज यहां पर करते हैं। 0 to हीरो के बच्चों को भी सबको कल पीडीएफ सभी के लिए फ्री थी, सब कुछ है, ऐप आप नहीं देखोगे कोई फायदा नहीं हो। सुबह से लगभग हम 150 बच्चों को कॉल करके बता चुके हैं कि क्लास चल रही है, और आश्चर्यजनक है ज्यादातर लोगों ने फोन नहीं उठाया। कई लोगों ने कहा साहब हमें पता ही नहीं था ओजांग सर जो है वो पढ़ा रहे। बताइए, आप अपना बैच नहीं देखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर जिंदा रहना है, लड़ाई लड़नी है, तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। आप सोचिए, आपको मैं पढ़ा रहा हूं और मैं कॉल करा रहा हूं, 3 हमारा स्टाफ लगा हुआ है, हाँ भैया क्लास देख लो। यही पर्सनल केयर आज की जरूरत है। अब देखो, ये पूजा ने लिखा, पूजा ने ये 4 पॉइंट, हमने कितने पॉइंट जनरेट किए, हमने कितने पॉइंट जनरेट किए, राइट। अब इससे क्या हुआ, पूजा ने लिखा, ये पॉइंट्स लिखे यहां पे, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि आंसर इसने उठा डायरेक्टली जो मैंने पढ़ाया लिखा, दैट्स द बेस्ट वे। हम ज्यादा पॉइंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपको एग्जैक्टली नोट्स याद नहीं रहेगा, नोट्स का केवल 40 से 50% हिस्सा याद रहेगा। तो हम अपने, क्यों मैं ये काम करा रहा हूं, तो ये जैसे नोट्स में हमने ये पॉइंट्स लिखे हैं, अब हमें इसका हार्डली 40 to 50%, बहुत प्रेशर में एग्जाम देना होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 40 to 50% हमें केवल याद रह जाएगा और हम वहां पर आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है, हम आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपके दिमाग को रीवायर कर रहा हूं कि आप सोचें और अच्छे से परफॉर्म करें। तो मेंटरशिप के स्टूडेंट को पता होता है कि ये सारी कॉपियां मेरे तक कैसे आती हैं, मैं कैसे चेक करता हूं, ठीक है। अब देखिए इनका अगला क्वेश्चन अलिनो वाला क्वेश्चन है, मानसून। अब आपको दोबारा लिखना है सारा। अब जैसे और भी स्टूडेंट है, जैसे अब ये देखिए ज्योति राय 2026, ये हमारी मेंटरशिप की स्टूडेंट है। भूगोल का अध्ययन केवल पृथ्वी की सतहों के वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पारस्परिक अंतर संबंध कारणों की भी विवेचना करता है। तो अभी सबसे पहले मैं फिर यहां से सिखाता हूं,
तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब कॉपी में ये, पहली बात तो यही वाली कॉपी यूज करनी, पूजा तुम्हें भी, इसके बाद में ये वाली कॉपी को चेक नहीं करूंगा। ये दोनों के साइड में गैप होना चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। और इसके बाद आज के बाद मुझे ऐसे ही चाहिए, ये फॉर्मेट चाहिए। कीवर्ड चाइल्ड, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का चाइल्ड, मुझे ये समझना है। अब लेकिन उससे पहले अगला, भूगोल का अध्ययन केवल पृथ्वी की सतहों के वर्णन तक सीमित नहीं, बल्कि, अब क्या कह रहा है यहां पर मुझे, अब जब आप लिखें तो मुझे यहां पर हाइलाइटर, मुझे आपके क्वेश्चन का डिसेक्शन चाहिए। तो क्वेश्चन है भूगोल का अध्ययन, कह रहा है पृथ्वी की सतहों के वर्णन तक सीमित, बल्कि उसके पारस्परिक अंतर संबंध और कारणों की भी विवेचना करता है। यानी मुझे बताना है कि ये क्या है, बल्कि यह, यानी ये स्टेटमेंट है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। मैं अब आपसे आंसर नहीं चाहता हूं, मुझे आंसर ना दें, मुझे क्वेश्चन के चीर फाड़ को दें। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ गया ना, 50% में आंसर ऐसे ही लिख लेगा। तो ये स्टेटमेंट है, बल्कि का मतलब लग गया कि ये विवेचना करता है, यानी ये क्या हो गया, दैट्स आई एम स्टेटिंग, मैं कह रहा हूं, ये मतलब होता है एग्जामिनर का। फिर इसके बाद लिख रहा है स्पष्ट कीजिए, बोले मैं जो कह रहा हूं उसको स्पष्ट कीजिए। भूगोल का स्वरूप समग्र दृष्टिकोण वाला क्यों माना जाता है, यानी भूगोल का अध्ययन और भूगोल का स्वरूप, और इसमें समग्र दृष्टिकोण। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है, तो आप क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप आंसर लिखने से पहले आप क्वेश्चन को वर्णित करें। मैं सबकी कॉपी में इसके बाद क्वेश्चन का कट पेस्ट पूरा एकदम काट पीट के फाड़ फूड़ के रख दो कि सर इसमें कितने क्वेश्चन है, क्या कोड है, क्या इसमें महत्वपूर्ण बात है। मुझे क्वेश्चन के ऊपर पेंसिल से, हाइलाइटर से गोंजा पाजी चाहिए। सभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा कमांड है क्वेश्चन पर, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैं आपको जो रूबिक्स मॉडल सिखा रहा हूं तो उसमें रूबिक्स में जो आर है उसका मतलब होता है रेलेवेंस। ये यूपीएससी के चेयरमैन ने भी अभी बोला है रेलेवेंस, यानी रेलेवेंस शब्द निकल कर आता है कि क्वेश्चन से ही आपका आंसर कंटिन्यूटी में ड्राइव होना चाहिए। तो क्वेश्चन को समझो। अब कह रहा भूगोल का अध्ययन केवल पृथ्वी की सतहों के वर्णन तक सीमित नहीं है। तो जब केवल और बल्कि दो शब्द लगते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब कहता है भाई साहब हमें अर्थ के सरफेस का वर्णन नहीं चाहिए। हम पहले कह रहा है कि ये समग्र स्वरूप दृष्टिकोण। तो अब समग्र स्वरूप जो है यानी भूगोल का स्वरूप, समग्र दृष्टिकोण का मतलब क्या है आप यहां पे डिफाइन करो। ये मेरा कीवर्ड है, यानी भूगोल को मुझे क्या करना है। अब यहां पर आप लिखो इसका तात्पर्य है सर कि मुझे भूगोल का एक इंटरडिसिप्लिनरी विवेचना करनी कि भूगोल की अन्य शाखाएं क्या है। अब देखिए यहां पर भूगोल शब्द की उत्पत्ति जियो और यहां से, परंतु इसका उद्देश्य, अब ये जो वर्ड है भूगोल शब्द की उत्पत्ति, हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं अगर मेरा शब्द कम पड़ रहा है, क्योंकि उसने भूगोल की परिभाषा नहीं पूछी है। लेकिन चूंकि आपने क्या किया, परंतु शब्द लगा दिया। अब ध्यान से समझिए, बट वर्ड लगाया, यहां पर भी बल किया, बट लगा हुआ है। तो यहां से इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बहुत अच्छा आंसर लिखा है, यहां से इन्होंने ड्राइव कर लिया। अगर ये परंतु नहीं लगाती और यहां पर ये फुल स्टॉप लगा, बहुत छोटी छोटी चीजें चेक होती हैं, तो ये हो जाता इतना वर्ड की हमें कोई जरूरत नहीं थी, यानी हमें डिफिनीशन की कोई जरूरत नहीं। तुमसे कहां पूछ रहा भूगोल का क्या तात्पर्य है, डिफाइन ज्योग्राफी, कहीं पूछा है तुमसे, कहीं पूछा है तुमसे, नहीं पूछा है। लेकिन ज्योति ने बहुत होशियारी से यहां परंतु लगा दिया। तो परंतु इसका उद्देश्य केवल वर्णन तक ही सीमित। अब ये फंस गई अपने स्कूल में। तो स्कूल कॉलेज में क्या होता है, स्कूल कॉलेज में हम क्वेश्चन को ही दोहरा देते हैं। ज्योति हो ना जिंदा यहीं पे, तो यहां पर हम इसको दोहरा देते हैं। अरे जब वो तुमसे ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वर्णन जो है वो केवल इसका स्वरूप नहीं है, तुम दोबारा लिखकर उसके ऊपर क्यों एहसान कर रही हो। तुमने अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 150 वर्ड का ये क्वेश्चन था, 150 में 10 आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिए जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर डिफाइंड है। रिलेवेंस का मतलब होता है कि जो बात हम पूछना चाहते हैं सीधे वहीं से शुरू करो, कहानी ना सुनाओ। और हिंदी माध्यम के साथ है कि जब तक वो प्रसंग में खून ना उतार दे उसको चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि बचपन से आदत पड़ी हुई है कॉलेज में कि अच्छा जो है कवि ने कहा है तो कवि के तात्पर्य ऐसा, तो वो नहीं करना है हमें। यहां पे प्रश्न में पूछा गया है कि भूगोल क्या एक जो है वो विषय है या अंतर विषय है। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं, गुड क्वेश्चन सर, गुड क्वेश्चन। और मैं अब इसकी व्याख्या करने जा रही हूं, आने वाले शब्दों में खून उतरेगा, आप देख लीजिएगा।
ऐसा आप मत करिए, क्योंकि आपने, अगर मैं 10 वर्ड्स की बात आपके सामने काउंट कर रहा हूं, ये लाइव कॉपी पहली बार चेक हो रही होगी, क्योंकि इतना सीनियर टीचर, इतना सीनियर मेंटर लाइव कॉपी चेक कर रहा है। तो भाई 10 वर्ड कितना हो गया? आपने तो ऐसी तैसी कर दी, 15% आपने अपना आंसर खा लिया, खत्म हो गया आपका, 15% गया आपका। तो 15% आपका गया, इसका मतलब 15% स्पेस आपने सिर्फ क्वेश्चन को रिपीट करने में बर्बाद कर दिया। आप सोच के देखिए क्या हिसाब किताब बन रहा है, आगे चलते हैं। अब जब हम गए कि पृथ्वी की सतहों, घटनाओं तथा मानव और भौतिक तत्वों की पारस्परिक अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, यही आपको दिमाग लगाना है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ड लगाए। हम इसको यह भी तो लिख सकते हैं कि आधुनिक भूगोल पृथ्वी की सतह, घटनाओं और मानव भौतिक क्रियाओं का अन्योन्य सम्मिश्रण है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी मैं इसको 9 से 10 वर्ड में लिख सकता हूं, अन्योन्य सम्मिश्रण है, लिख के निकल जाते। या 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है कि ये मानव जो है भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भूगोल का समुच्चय है, अंतर विषयक ज्ञान है, मैं ये भी लिख के निकल सकता था। तो मुझे इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखना है? इतना चौड़ा क्यों लिखना है? अब इन्होंने लिखा समग्र दृष्टिकोण के कारण मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये क्यों लिख रही हैं बार बार? आप अभी तक 25 वर्ड खा चुकी हैं अपने, 150 में 25 वर्ड आपके गए, जो किसी कारण एग्जामिनर इससे बिल्कुल जब यहां पर आपने क्वेश्चन डिफाइन कर दिया तो उसको नहीं लिखना है। आप छोटे बच्चों की तरह आंसर लिख रही हैं कि हम बी कॉपी सी कॉपी भर देंगे तो हमें नंबर अच्छे मिल जाएंगे। आपको केवल इतनी ही जगह मिलेगी आंसर लिखने के लिए, लिखिए चाहे ना लिखिए। तो हमें यहां पे हिंज क्रिएट करना पड़ता है कि हमें बार बार हेडिंग ना डालनी पड़े, इसीलिए हमें हिंज करना पड़ता है। क्लियर? और जब हम हिंज क्रिएट करते हैं तो बार बार हेडिंग्स नहीं देते हैं, अंडरलाइन करना, जगह छोड़ना नहीं है आपके पास। मान लीजिए आपका ये एंड पॉइंट होता तो आप उपसंहार कैसे लिखती? तो आपने तो ये स्पेस बर्बाद कर दी ना। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है, मैच्योर। ये देखते ही कॉपी समझ जाएगा ये कोई बहुत इमेच्योर सा स्टूडेंट है, ये बात याद रखिएगा। तो अभी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप क्या है, एक तो आप अपने अतीत की यादों में, सालों से आप ग्रेजुएशन में प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, तो अभी आपसे इसीलिए कह रहा हूं कॉग्निटिव लोड नहीं यूज करना है, कॉग्निटिव लोड नहीं यूज करना है। 360 एनालिसिस में आपको चलना है, 360 एनालिसिस में आपको पढ़ाई करनी है। क्लियर है? 360 एनालिसिस में और भी कॉपियां मैं धीरे धीरे चेक करता रहूंगा, इसमें बताता रहूंगा, क्योंकि इन कॉपियों में मैंने आगे भी सबका देखा। ठीक है, ये देखिए, जैसे मैं आगे भी जाता हूं तो मैंने आगे भी सबका देखा है, तो यही हाल है। तीतर के दो आगे देखिए, आगे भी अगर मैं कॉपियां देखूंगा, क्योंकि वो हैबिट से जुड़े, ये आंसर राइटिंग नहीं है, हैबिट राइटिंग है। तो आप बार बार लगभग, जैसे ये है तो ये बार बार जो है लगातार इसी तरह, संजीवनी का आंसर है ये। ठीक है, तो जैसे संजीवनी भी लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया इनका पॉइंट। अब इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स यूज किए, दैट्स अ गुड, ये पॉइंट ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मास्टर हो चुके हैं 360 में, आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। बट लॉन्गर सेंटेंस को मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जब तक कि आप थिंकिंग में प्रो नहीं हो जाते। मान लो सुमित हो गए, तो सुमित ने भी ये चीज लिखी है, तो अब जैसे इन्होंने भी ज्योग्राफी ड्राइव फ्रॉम द जियो अर्थ एंड ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन फॉलो। अब ये वाकई में इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये बिना रिक्वायरमेंट के यहां पर ज्ञान दिया जा रहा है। ये बात समझने की कोशिश करिए, और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने 15 वर्ड्स यहां पर फूंक चुके हैं, 150 वर्ड का टोटल आंसर है, तो हम ऑलरेडी जो है वो काफी कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। 8% 10% हम चीजें जो है वो खराब कर रहे हैं। हमें क्या करना होगा, आज से 360 एनालिसिस पे हमें मास्टर, और इस चीज को कम से कम 90 डेज तक ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 90 डेज तक। तो इस तरीके से हमें आगे अपनी चीजों को करना है। बी द पार्ट ऑफ दिस मेंटरशिप। एंड आप लोग जानना चाहते हो तो 8750711100 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। 8750711133 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए।